नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अब एनपीएस लागू हो गया है। 1 जनवरी 2004 के बाद जो है एनपीएस लागू हो चुका है, यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी है। तो बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि अब हमारे पास रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मतलब हमें क्या पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या हमारी पेंशन बनेगी, मतलब बहुत सारे डाउट्स हैं इस टाइम, या और क्या क्या पैसा मिलता है हमें रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा हमें मिलेगा, कितना लीव का पैसा कितना मिलेगा छुट्टियों का, ग्रेजुइटी हमें कितनी मिलेगी, इंश्योरेंस जो होता है गवर्नमेंट करती है उसका कितना पैसा मिलेगा, सीजीएचएस क्या होता है। तो दोस्तों सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की बहुत ही लाजवाब वीडियो आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पेंशन स्कीम है वो दो तरह की पेंशन स्कीम होती हैं। पहला होता है नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों ये न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो किन पे लागू होती है दोस्तों? ये लागू होती है हु ज्वाइन सर्विस ऑन 1/1/2004 और आफ्टर। ठीक है दोस्तों। तो जिन लोगों ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की हो, वो एनपीएस के उसमें अंडर में आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो लोग 2004 से पहले जिन्होंने ज्वाइन की है सर्विस, ठीक है दोस्तों, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आते हैं। तो अब तो जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे तो वो 2004 के बाद हैं दोस्तों, इसलिए वो सब किस में आएंगे दोस्तों? एनपीएस में आएंगे। यानी अब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आप न्यू पेंशन स्कीम यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर में आएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, तो अब जान लेते हैं एनपीएस क्या होता है दोस्तों। तो एनपीएस में दोस्तों आपके दो अकाउंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, दो टायर होते हैं, टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट तो आपको खुलवाना ही होता है, ये मैंडेटरी होता है, यानी ये जरूरी होता है। टायर 1 अकाउंट आपको खुलवाना ही होगा दोस्तों। इसका दूसरा पॉइंट है, ये नॉन विड्रॉएबल है, मतलब आप इससे पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये क्या क्या है हम डिटेल में समझेंगे। पहले एक बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि एनपीएस के दो टायर होते हैं। टायर 1 जो कि कंपलसरी हमें खुलवाना ही होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ये पेंशन अकाउंट होता है। और एक होता है टायर 2, ये ऑप्शनल होता है, हम चाहे खुलवाएं हम चाहे ना खुलवाएं, इससे हम पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब टीयर 1 अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में। दोस्तों क्या होता है, आपकी हर महीने की जो सैलरी है, ठीक है, आपकी जो भी बेसिक सैलरी है प्लस आपको जो भी महंगाई भत्ता मिलता है, तो आपका जो भी बेसिक सैलरी प्लस आपका महंगाई भत्ता जो मिलता है, उसका जो 10% है दोस्तों, वो आपकी सैलरी से हर महीने कट होता है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलता है। 10% आपका वो सैलरी से कट होता है, और 14% उसी सैलरी का सरकार आपको दे देती है, ठीक है। यानी आपको टोटल कितना मिल जाता है? 24%। ये आपको मिलता नहीं है, ये आपका पेंशन अकाउंट में जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब 10% आपकी सैलरी से कट जाता है और 14% सरकार आपको दे देती है आपके पेंशन अकाउंट में, यानी आपको 24% जो है आपके पेंशन अकाउंट में हर महीने चला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझते हैं और डिटेल में। एक एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, मान लीजिए आप ए क्लास ऑफिसर रिक्रूट होते हैं, ठीक है, आप आईएएस बनते हैं या आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं। तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी दोस्तों वो होगी 56,100, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन से बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो मान लीजिए आपकी बेसिक पे, क्योंकि आप ए क्लास ऑफिसर हो गए, तो आपकी बेसिक पे होगी 56,100, ठीक है दोस्तों। डीए जो है 17% चल रहा है, लेकिन ये बढ़ेगा, लेकिन हम अभी 17% के हिसाब से ही कैलकुलेशन करते हैं, कम से कम के हिसाब से ही। तो आपका डीए बन जाएगा आपका 9,537 रुपये। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो अप्रोक्स आ गया आपका 65,637 रुपये। अब 65,637 हो गया आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए, इनको हमने जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 65,637। इसका हम 10% निकालेंगे, यानी 6,564 आपकी सैलरी से हर महीने कटा करेंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ जाएंगे? ये आपके पेंशन के खाते में जुड़ते रहेंगे। 14% गवर्नमेंट देती है, तो यानी 65,637 का दोस्तों 14% हो गया 9,190। तो ये कहीं से नहीं कटेंगे, ये सिर्फ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। 9,190 रुपये आपके कहीं से भी नहीं कटेंगे, गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है दोस्तों। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। तो 10% प्लस 14% यानी 6,564 प्लस
9,190 है, यानी ये इसका टोटल आ गया 15,754 आपके हर महीने जो है दोस्तों आपके पेंशन अकाउंट में जुड़ते रहेंगे। यानी हर महीने आपके 15,754 रुपये जुड़ेंगे, जो आपको कब मिलेंगे? पेंशन जब आपकी क्लोजिंग हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं। तो दोस्तों मंथली कंट्रीब्यूशन हमने देखा, मंथली कंट्रीब्यूशन यानी हर महीने का कंट्रीब्यूशन जो आपकी सैलरी प्लस गवर्नमेंट से मिल रहा है वो हो गया टोटल 15,754। मान लीजिए आप अपॉइंट होते हैं, आपकी सर्विस लग जाती है 30 साल की उम्र में, तो 30 साल की उम्र में लग गई आपकी मान लीजिए सर्विस, कुछ की कम में लगी, कुछ की बाद में लग सकती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एवरेज लगा लिया, 30 साल की एज में आप सर्विस पे आ गए, तो आपके पास दोस्तों कितने साल की सर्विस बची? 60 साल में रिटायरमेंट एज होती है, 30 साल में आपने ज्वाइन किया तो आपके पास पूरे 30 साल है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 30 साल की सर्विस है, ठीक है दोस्तों। आप नौकरी पे आ गए और 30 साल की आपकी सर्विस है, और हर महीने आपका जो पेंशन अकाउंट में पैसा जा रहा है वो जा रहा है 15,754। तो मैंने एक रफ आइडिया लगा लिया कि आपको पेंशन अमाउंट जो है लास्ट टाइम में कितना इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बहुत कम से कम लगाया है मैंने, क्यों? ये डिपेंड करेगा, मान लीजिए आपकी सैलरी ऐसे तो है नहीं फिक्स रहेगी, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, डबल हो जाएगी, कई गुना हो जाएगी जब तक आप जाएंगे, लेकिन मैंने यही मान लिया कि आपकी सैलरी इतनी ही रहती है, एक जस्ट आइडिया लगा लिया। तो 15,754 आपके जो है हर महीने कट रहे हैं, 30 साल की आपकी सर्विस बची है, और एक साल में 12 महीने होते हैं। यानी आपका जो अमाउंट है, अगर आपकी मान लीजिए सैलरी नहीं बढ़ती और जो आपका पैसा आपके शेयर्स वगैरह में लगा होता है उससे भी कोई प्रॉफिट नहीं आता, मतलब मैंने सारे फैक्टर्स जो है अगर हटा भी दूं तो तब भी आपको 56,71,400 रुपये आपको जो है आपका पेंशन अमाउंट लास्ट में हो जाएगा। इसका 60% आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी 34 लाख रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है, अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। वैसे ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप 56,100 पे जाएंगे बेसिक यानी लेवल 10 पे जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है रिटायरमेंट के टाइम तक 4 या 5 लाख बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 या 5 लाख तक हो जाएगी, मतलब 10 गुना आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो ये अमाउंट भी 10 गुना समथिंग हो जाएगा। यानी 34 लाख आपका इन हैंड मिलने वाला है, वो लगभग आपका जो है 2 से 3 करोड़ के अराउंड जो है उस टाइम तक पहुंच जाएगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप समझ गए होंगे कि आपकी पेंशन कितनी बनने वाली है। ये मैंने कैलकुलेशन से इसलिए समझाया दोस्तों, क्योंकि ऐसा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो ये प्रोसेस हमें सिंपली कहीं मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप स्लोली आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि आपको आपके अकाउंट से कितना पैसा कटेगा, कितना गवर्नमेंट देगी, ये कैसे जुड़ेगा, कैसे कैलकुलेशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको भविष्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, जो 60% अमाउंट है, ठीक है दोस्तों, वो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन जो 40% अमाउंट है दोस्तों, अभी हमने ऊपर देखा ना, हमारा 56 लाख अमाउंट आया था, तो 60% यानी 34 लाख तो हम दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो 40% है उसके हमें दोस्तों शेयर जरूर खरीदने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें IRD से एन्युइटी खरीदनी होती है, हमें अपने पैसा जो है इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स में लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो 60% हमें मिल जाता है, लेकिन 40% का जो है हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। अब उससे क्या होता है दोस्तों, जो 40% आपका पैसा लगाया जाएगा, मंथली उससे जो भी प्रॉफिट आया करेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी पेंशन मिलती है, लेकिन अब जो पुराने लोगों को मिलती थी 2004 से पहले जिनकी ज्वाइनिंग थी, वैसी पेंशन नहीं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट पेंशन जो है दोस्तों आपको मिलेगी। यानी आपका पैसा शेयर बाजार में लगाया जाएगा, उससे जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो आपको मंथली मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही नहीं, आपको यही पैसा नहीं मिलने वाला, अब आपको मिलता है लीव एनकैशमेंट, ठीक है दोस्तों। ये लीव एनकैशमेंट मैं समझा देता हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब जैसे ही ज्वाइन करेंगे दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप आएंगे, सिविल सर्विस में आ गए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप आ गए दोस्तों, तो आपको हर साल दोस्तों 30 अर्न लीव मिलती हैं, 30 अर्न लीव मिलती हैं। जैसे कि आपने आज सर्विस ज्वाइन करी, ठीक है दोस्तों, तो जनवरी और दोस्तों जुलाई में आपको 15 अर्न लीव मिलती हैं, यानी आपको साल में जो है 30 छुट्टी मिलती हैं दोस्तों। तो आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं, और यूज़ नहीं करते तो ये आपके जो है लीव अकाउंट में जुड़ती रहती हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी सर्विस में 300 अर्न लीव जोड़ लेते हैं, तो जो डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों, 300 छुट्टियाँ जोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये तो अगर आप 10 साल तक भी अपनी छुट्टियां बचाएं अर्न लीव, तो 13 × 10 300 अर्न लीव तो आप वैसे ही जोड़ लोगे, ठीक है। लेकिन आपके पास 20-30 साल हैं तो आप खर्च भी कर सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो 300 छुट्टियां आप बड़े आराम से जोड़ लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होता।
तो दोस्तों इन 300 छुट्टियों का आपको पैसा मिलता है। लेकिन ख़ास बात दोस्तों ये है, जो आपकी लास्ट सैलरी होगी दोस्तों, जिस टाइम आप रिटायर होंगे 4 लाख 5 लाख, उस टाइम की जो लास्ट सैलरी होगी दोस्तों, उसके हिसाब से आपको 300 दिन की छुट्टियों का पैसा मिलेगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है दोस्तों लीव एनकैशमेंट का। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए बेसिक और डीए मिला के उस टाइम पे आपकी सैलरी हुई 5 लाख। ठीक है दोस्तों, तो 5 लाख पर मंथ हुई, तो 300 अर्न लीव का मतलब है यानी 10 महीने, तो 5 लाख गुणा 10 यानी 50 लाख रुपए दोस्तों आपका जो है बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा और क्या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों? इसके अलावा मिलती है आपको ग्रेच्युइटी। ग्रेच्युइटी की लिमिट दोस्तों 2017-18 में जो अभी जो रूल हुआ था उसके अकॉर्डिंग 20 लाख लिमिट बढ़ा दी गई है। आई थिंक 2017 में हुआ है। तो इसकी पहले लिमिट जो थी दोस्तों वो 10 लाख थी, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ा के कितनी हो गई है? 20 लाख हो गई। आपके टाइम तक इसकी लिमिट 40 लाख तक भी हो सकती है, क्योंकि बढ़ेगी हर साल जो है, हर साल कह रहा हूँ यानी 20-30 साल बाद ये अपडेट होगी ही। तो आपके टाइम तक हो सकता है इसकी लिमिट डबल हो जाए, तो ये 20 से 40 लाख हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये पैसा आपको ग्रेच्युइटी का मिलता ही मिलता है। अब ग्रेच्युइटी डिपेंड करता है ये कितना मिलेगा। तो ए क्लास ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो लिमिट है उसके आसपास मिल जाता है, यानी 40 लाख है अगर लिमिट हो जाती है तो आपको 38-39 लाख आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है कि कितने साल आपने जॉब की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट। इसके बाद आपको मिलता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपका दोस्तों इंश्योरेंस करती है। ठीक है दोस्तों, तो इंश्योरेंस जो है आपको 2 तरह का मिलता है। इसका नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इस स्कीम का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक इंश्योरेंस होता है, एक सेविंग होता है। मान लीजिए इनकेस कोई डेथ हो गई तो उसमें जो पूरा इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एम्प्लॉय के अकाउंट में वो सारा इंश्योरेंस का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और इन केस डेथ नहीं होती है तो सेविंग जो है आपको, जो आप डिडक्ट आपका हर महीने होता है तो उसके हिसाब से जो आपकी सेविंग है वो पैसा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दोस्तों मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। इंश्योरेंस यानी कोई डेथ हो जाती है तो उसके टाइम पे जो है वो पैसा मिलता है इंश्योरेंस का, और सेविंग्स अगर डेथ नहीं होती है तो सेविंग का सारा पैसा मिल जाता है दोस्तों। तो इसका चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ग्रुप्स हम बात करते हैं, ग्रुप ए बी सी डी। ए में आते हैं क्लास ऑफिसर, बी में आते हैं बी क्लास ऑफिसर्स, सी में आ गए क्लर्क्स। ठीक है दोस्तों, और डी में आ गए यानी अदर स्टाफ। ठीक है, ग्रुप डी वैसे तो अब ख़त्म हो गया है, ग्रुप सी ही हो गया है, लेकिन ग्रुप डी अगर आप रेलवे वगैरह में देखें तो अभी भी, या कुछ जगह स्टेट गवर्नमेंट में भी देखें तो ग्रुप डी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप्स में जो है मंथली कंट्रीब्यूशन कटता है आपका। ग्रुप ए में है तो 120 कटता है, ग्रुप बी में 60 रुपये कटता है हर महीने, सी में 30 रुपये हर महीने, और डी में 15 रुपये हर महीने कटता है। अब जो इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप ए के लिए 1,20,000 का इंश्योरेंस, ग्रुप बी के लिए 60,000 का, ग्रुप सी के लिए 30,000 का, और ग्रुप डी के लिए 15,000 का। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आपको पैसा मिलेगा। तो कई तरह के बेनिफिट्स मैंने बता दिए आपको। लीव का पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ठीक है दोस्तों, ग्रेच्युइटी का पैसा मिलेगा, एनपीएस का पैसा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है, सीजीएचएस। सीजीएचएस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है दोस्तों, इसका बेनिफिट आपको जॉब पर भी मिलता है और जॉब के बाद भी मिलता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो जॉब पर हैं, ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपका खर्चा होगा आपका या आपके फैमिली का, फैमिली मेम्बर्स का, उसका आपको रिम्बर्समेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मेडिकल जो भी आपका खर्चा होता है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए बीमारी है, आप ट्रीटमेंट कराते हैं सीजीएचएस हॉस्पिटल में, तो जो भी आपका खर्चा होता है दोस्तों वो आपको वापस मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी ये स्कीम का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, ताकि क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में और इजीली आपको समझा दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं, या जिन लोगों को पता नहीं है कि एनपीएस में क्या क्या होता है और क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, उनका पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो एनपीएस को लोग बुरा बताते हैं, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक